नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। क्या राहुल गांधी एक नहीं दो चुनाव के लिए बाहर हो गए हैं? क्या राहुल न 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और न 2029 का? 10 साल पहले राहुल गांधी का वो अध्यादेश फाड़ना आज उन्हें बार बार याद आ रहा होगा और बार बार वो उसी दिन को कोस रहे होंगे। मोदी के समर्थक हों या मोदी के विरोधी, दोनों यही जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी का अब क्या होगा। तो सबसे पहले यही आपको बताते हैं कि राहुल गांधी का आखिर क्या हो सकता है। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जैसे ही किसी भी नेता को किसी भी अदालत से 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद की सदस्यता चली जाती है। साल 2013 में मनमोहन सरकार ने इस फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके बाद मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर के आई। उस अध्यादेश पर राष्ट्रपति का सिर्फ एक दस्तखत होना बाकी था, लेकिन इससे पहले कि अध्यादेश इफेक्ट में आता, राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को नॉनसेंस बताते हुए सरेआम फाड़ डाला और इसके बाद वो अध्यादेश वाकई कूड़े के ढेर में चला गया। आज कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत, पिछले 2 घंटे से यह तय करने में जुटी है कि अब राहुल गांधी का अगला कदम क्या होना चाहिए। खुद राहुल गांधी अभी तक खामोश हैं। कांग्रेस क्या करेगी यह अभी तक तय नहीं है, लेकिन एक विकल्प यह है कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोकसभा सांसद सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, जब 1989 में राजीव गांधी सरकार में बोफोर्स स्कैम के खिलाफ 73 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। बहरहाल, आज जो जबरदस्त सियासी हलचल हुई है, उसका देश की सियासत पर अगले कुछ महीनों तक क्या असर पड़ेगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी कम बैक करेंगे या राहुल का परमानेंट पैकअप हो चुका है? राहुल को 2 साल के नहीं, राहुल को 8 साल की सजा मिली है। राहुल को टेम्पररी नहीं, 8 साल तक पॉलिटिक्स से वनवास लेना पड़ सकता है। राहुल संसद आए तो थे, लेकिन अब संसद में बैठ नहीं सकते। एक सांसद के नाते भाषण नहीं दे सकते। तो क्या 2031 तक पार्लियामेंट से राहुल की एग्जिट कंफर्म हो चुकी है? 2 साल की सजा और 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होने का मतलब राहुल के लिए क्या है, पहले यह समझिए। 8 साल का मतलब यह हुआ कि राहुल अब 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, 2029 में भी वोट नहीं मांग पाएंगे। यानी 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शन से पहले ही राहुल का रिजेक्शन लेटर आ गया है। पिछले हफ्ते ही राहुल ने कहा था, अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं, और आज राहुल की कही वही बात सच हो गई। अब वो सांसद ही नहीं रहे। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament. 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 राहुल की सदस्यता क्या रद्द हुई? लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी दिखने लगा। ओम शांति डेमोक्रेसी वाला माहौल बनने लगा। जिधर देखो उधर बस एक ही हैशटैग घूमने लगा। टारगेट किसे किया? टारगेट मोदी पर हुआ। शब्द क्या यूज हुए? ब्लैक डे, ब्लॉट, डेथ नल, ब्लाइंड रिवेंज। हम ये चाहते हैं कि सच बोलने वालों को जेल भेजा जाता है, सच बोलने वालों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और इतने लाइटनिंग स्पीड में उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। कल जजमेंट हुआ, शायद वो जजमेंट का सिग्नेचर जिस जज ने किया वो सूखा या नहीं सूखा अभी मुझे मालूम नहीं। विक्टिम कार्ड खेल रही कांग्रेस जो बता रही है सच वो है,
या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के पीछे कोई और नहीं, कांग्रेस ही जिम्मेदार है? क्या राहुल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ही वेल प्लान, वेल थॉट, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी रची? राहुल की सदस्यता रद्द होने को कांग्रेस ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे यह सरकार की तरफ से लिया गया कोई एक्शन हो, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। आप थोड़ा इंतजार करते, वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की, उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको? कानून अपना काम करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अगर मान लो सुनवाई नहीं हो, उसके बाद में तो आप करने का आपका हक बनता है। अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश, एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। गौतम दास, सॉरी, दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। कुछ दिनों पहले ही जब कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री के पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब कांग्रेस के वकीलों की फौज ने बिना समय गंवाए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। लेकिन राहुल के केस में ट्वीट क्या आया? ट्वीट यह आया कि कांग्रेस पार्टी राहुल के खिलाफ हुए फैसले को कानूनी तौर पर लड़ेगी। शुक्रवार को राहुल के लिए यह लड़ाई ट्विटर पर ही चलती रही, कोर्ट तक पहुंची नहीं। क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेड़ा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? यानी राहुल के केस में कांग्रेस पार्टी ने समय रहते हुए भी तत्काल प्रभाव से किसी कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल को पता नहीं था कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत ही कांग्रेस से जुड़ी है। राहुल की 2 गलतियों ने उनके पॉलिटिकल करियर पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। राहुल ने पहली गलती की 2013 में और दूसरी बड़ी गलती की साल 2019 में। आज राहुल गांधी को याद करनी चाहिए वो तस्वीरें जब उन्होंने अपनी ही सरकार की तरफ से लाए गए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की बात कही थी। राहुल की सदस्यता रद्द होने की कहानी की शुरुआत उन्हीं तस्वीरों से होती है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायकी और सांसदी चली जाती। नोट करने वाली बात यह है कि उस वक्त मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई। इरादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करना था। लेकिन तब राहुल गांधी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उस अध्यादेश को बकवास बताते हुए अपनी ही सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की धज्जियां उड़ा दी और मनमोहन सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा। Is that it should be torn up and thrown away. Okay. The arguments that are being made, and I've heard the arguments in my organization, the argument that is being made is that we need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because
of political consideration. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. And I really feel that it's about time that political parties, mine and all others, stop making these type of compromises. यानी 10 साल पहले अगर राहुल ने मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश को फाड़ने की बात न कही होती तो आज उनकी सदस्यता रद्द न होती। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी? उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। अब सवाल यह है कि राहुल की सदस्यता क्यों गई? जवाब राहुल की दूसरी गलती में है, यानी साल 2019। कांग्रेस पार्टी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे वहीं चलते हैं। इनके बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उस पर बातचीत हुई। कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक सिंघवी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तौर से क्या कदम लिए जाएंगे, और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम वो लेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज़ उठा रहे मोदी एक सरकार की नीयत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और ख़ास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज़ अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल
पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की। हालांकि ज़्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से, और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं, और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। तो कांग्रेस आज के इस प्रकरण के खिलाफ अब जगह जगह पर प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, लेकिन कांग्रेस अभी तक पूरी तरीके से माइंड मेकअप नहीं कर पाई है कि करना क्या है। 2 घंटे तक कांग्रेस पार्टी की बैठक चली, लेकिन लीगल मैटर पर कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता पर भी क्या होगा, कांग्रेस इसका फैसला अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में करेगी। कांग्रेस अगले हफ्ते आंदोलन शुरू करने का इरादा बना रही है। अभी अभी आपने सुना, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2014 से बात शुरू हुई, साल 2023 चल रहा है। कांग्रेस सीधी बात अभी भी नहीं कर रही, ये नहीं कह रही है कि आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है, और ये कंफ्यूजन ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस की बाकी दिक्कतें क्या हैं, आइए देखते हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल कैमरे पर तो दिखते हैं, लेकिन शुरुआत में चुप रहते हैं। शाम में ट्वीट करके बताते हैं कि वो भारत के लिए लड़ रहे हैं, हर कीमत चुकाने को रेडी हैं। लेकिन देर शाम जब एआईसीसी में कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग होती है, तो सोनिया दिखती हैं, खड़गे दिखते हैं, प्रियंका दिखती हैं। राहुल उस मीटिंग में किसी कुर्सी पर बैठे नजर नहीं आते। तो क्या राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मीटिंग में नहीं दिखे, या फिर कांग्रेस ने ही उनसे किनारा कर लिया? 2019 में राहुल ने जब वो विवादित बयान दिया, तब एक पूरे समुदाय को टारगेट किया, तो जनता ने चुनाव के मैदान में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो अमेठी से हारे, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 52 सीटें आईं। लेकिन उसी बयान की वजह से जब राहुल की सदस्यता गई, तो करंट सिचुएशन यह है कि लोकसभा में कांग्रेस का 1 विकेट गिर चुका है। आंकड़ा 52 से 51 हो चुका है। कांग्रेस का इकोसिस्टम शुक्रवार को दिन भर अलग अलग पोस्टर घुमाता रहा। कभी ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, तो कभी मर्डर ऑफ मैंडेट, यह कहकर मोदी को तो टारगेट किया गया, राहुल का ट्रैक रिकॉर्ड छिपा लिया गया। 19 में राहुल वायनाड से सांसद चुनकर आए थे, लेकिन उनका काम सिर्फ मोदी को गाली देना था। 7वीं लोकसभा में उनकी मौजूदगी आधे से भी कम रही। लोकसभा में एक भी प्राइवेट बिल पेश नहीं किया, सिर्फ 5 डिबेट्स में हिस्सा लिया, सिर्फ 76 सवाल पूछे। ऐसा नहीं है कि इस दौरान राहुल ने अपनी बात नहीं रखी। वो जगह जगह प्रोटेस्ट में गए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, विदेश में माहौल बनाया, लोकतंत्र खतरे में है का ढोल बजाया, और ऐसा करके हर जगह टारगेट मोदी को ही किया। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, और कल का दृश्य तो सबने देखा है। सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन लोगों ने कभी भी देश के विकास के बारे में नहीं सोचा,
जब आवश्यकता पड़ी तो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को अलग अलग खेमों में विभाजित करने और वादों के नाम पर विभाजित करने का प्रयास किया। जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन लोगों ने देश में अपने स्वार्थ के लिए नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो इन्होंने विकास को भी खेमों में बांटने का कुत्सित प्रयास करके अपने कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार के नए नए प्रतिमान स्थापित किए। वे लोग आज भारत को बदनाम करने में कहीं नहीं चूक रहे हैं, और कल का दृश्य तो सबने देखा है। सबने देखा है कैसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कैसे माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले वक्तव्य दिए जा रहे हैं, कैसे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अवमानना से युक्त वक्तव्य देकर के इस प्रकार की बातें की जा रही हैं, जैसे कि वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग कटघरे में खड़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। फैक्ट्स देश के सामने हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है मोदी ने राहुल की सदस्यता रद्द कर दी, मोदी ने साजिश रची। मगर राहुल की सदस्यता का रोना रोकर मोदी मोदी कर रहा कांग्रेस का खेमा यहां भी कुछ छुपा रहा है। जिस कानून के तहत राहुल की सदस्यता गई है वो सिर्फ राहुल पर लागू नहीं हुआ। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव और जगदीश शर्मा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की भी हत्या की साजिश के केस में दोषी पाए जाने के 2 दिन के भीतर सदस्यता रद्द हुई थी। 2019 के हेट स्पीच केस में जैसे ही आजम खान दोषी करार हुए, एक दिन बाद यूपी विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जैसे ही बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी दोषी पाए गए, उनकी भी सदस्यता चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना कोई स्पेशल केस नहीं है। पहले भी ऐसे दोषी नेताओं की सदस्यता जा चुकी है, मगर कांग्रेस इसे इमोशनल कार्ड के तौर पर खेल रही है। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। आप लोगों को भी डिटेन करके यहाँ लाया। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे। कांग्रेस के नेता इस वक्त वही बोल रहे हैं जो उन्हें बोलने को कहा जा रहा है। ऑर्डर आला कमान से ही आ रहा है, जिसे इस वक्त प्रियंका लीड कर रही हैं। प्रियंका के ट्वीट्स में जो शब्द लिखे गए उन पर गौर कीजिए। पहले ट्वीट में कहा मोदी के चमचों ने राहुल के लिए गलत बोला। दूसरे ट्वीट में कहा मोदी ने कश्मीरी पंडित परिवार का अपमान किया। तीसरे ट्वीट में मोदी के लिए कायर और तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक प्रियंका ने किया। यानी 8 साल तक राहुल तो फ्रेम से आउट हो चुके हैं। सोनिया रिटायरमेंट का ऐलान पहले से ही कर चुकी हैं। तो क्या अब यह पूरी कवायद प्रियंका को फ्रंट पर लाने की है? क्योंकि राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस की टाइमलाइन पर इंदिरा वाली इमेज घूमने लगी है। 1978 की तुलना 2023 से होने लगी। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम भी वही इंदिरा वाला नैरेटिव लेकर आ गए। पहले गहलोत ने लिखा, फिर भूपेश बघेल ने वही स्क्रिप्ट फिट कर दी। अभी जो सदस्यता रद्द की है उसमें इतनी हड़बड़ी क्या थी? कल ही फैसला आया, फैसला का अपलोड होने में समय लगता है, फिर ट्रांसलेट होने में समय लगता है, लेकिन सारे कुछ आनन फानन में करके, क्योंकि आपको उद्देश्य ये था डराना, और राहुल जी उस मिट्टी के बने हैं जिसे आप डरा नहीं सकते। इंदिरा जी को भी डराने की कोशिश की थी, उसको भी डरा नहीं पाए। विपक्ष का पूरा इकोसिस्टम भी मैदान में कूद पड़ा है। जो विरोधी कल तक राहुल से दूरी बनाए घूम रहे थे, वो अचानक राहुल राहुल करने लगे। केजरीवाल का ट्वीट पढ़िए और सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर। दिल्ली विधानसभा के भीतर और बाहर राहुल के नाम पर अचानक यह गठबंधन एक्टिव हुआ है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो,
बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ मौके पर चौका मारने जैसा है, क्योंकि जो केजरीवाल आज राहुल के फेवर में बोल रहे हैं, उन्हीं केजरीवाल ने तब क्या कहा था जब राहुल ने अध्यादेश फाड़ने की बात कही थी, आपके सामने है। तब उनके बोल थे, राहुल गांधी सोचते हैं इस देश के सब लोग बेवकूफ हैं, खुद ही ऑर्डिनेंस लाते हो, खुद ही फाड़ते हो। यानी केजरीवाल का आज का बयान सिर्फ सियासी फायदा लेने वाला है। आज की तारीख में सच्चाई यही है कि लोकसभा की वेबसाइट से राहुल का नाम हट चुका है, कांग्रेस की एक सीट कम हो गई है और राहुल अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रधानमंत्री की जाति क्या है, आज ही राहुल गांधी को अच्छे से पता चल गया। आज मोदी की पार्टी ने मोदी की जाति पूरे देश को बताई, राहुल गांधी को बताई और विपक्ष के हर नेता को भी बता दी। आज मोदी के विरोधी पूरे दिन कैलकुलेटर लगाकर ये गिनते रहे कि मोदी की जाति का किस राज्य में कितना वोट है। बीजेपी आज सुबह से एक्टिव रही। बीजेपी के सारे ओबीसी लीडर्स एक साथ बाहर आए। अलग अलग राज्यों में ओबीसी के करीब 50 बड़े नेता निकले। एक राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया और एक लाइन का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी ओबीसी विरोधी हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जाति के वोट बैंक से बड़ा वोट बैंक ओबीसी वोट है। क्या पिछड़े का अपमान करके राहुल गांधी ने अब तक की सबसे बड़ी सियासी भूल की है? पिछड़ा अगर कांग्रेस से बिछड़ गया तो हिंदुस्तान की सियासी पिक्चर कैसी होगी, देखिए। मोदी और विरोधियों के बीच क्लियर लाइन खिंच गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कुछ ही मिनट में एंटी मोदी मोर्चा कुछ इस तरह खड़ा हो गया। एक तरफ अकेले मोदी, दूसरी तरफ 14 विरोधी। सबकी लाइन लेंथ अलग है, लेकिन एजेंडा सबका एक है, मोदी हटाओ। राहुल गांधी तो बहाना है, मोदी सबका निशाना है। ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। कल तक राहुल गांधी से दूरी बनाकर चल रही ममता बनर्जी भी आज राहुल के सपोर्ट में आ गई। अब तक कांग्रेस से लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल को अपना सपोर्ट दिया और दिल्ली विधानसभा में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित कराया। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो,
इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। क्या ये सारे नेता राहुल के लिए साथ आए या इनमें इनका अपना अपना कोई गणित है? यहां समझने वाली बात यह है कि मोदी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें कैसे मिल जाती हैं। राहुल गांधी की पार्टी कैसे 50 सीट पर अटक जाती है। विधानसभा चुनाव में बम्पर बहुमत लाने वाले केजरीवाल संसदीय चुनाव में जीरो कैसे हो जाते हैं। ममता बनर्जी अपने राज्य में भी लोकसभा की 18 सीट कैसे हार जाती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी 100% का स्ट्राइक रेट कैसे मेंटेन कर लेते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी उनका इतिहास है भ्रष्टाचार का। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी उनका इतिहास है दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का अपमान करने का। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी उनका इतिहास है देश विरोधी परिबलों को ताकत देने का। नरेंद्र मोदी के पास 4 तरह का वोट बैंक है। पहला धार्मिक वोट बैंक, इससे हिंदुत्व जुड़ता है। दूसरा वैचारिक वोट बैंक, इससे संघ का प्रखर राष्ट्रवाद जुड़ता है। तीसरा लाभार्थी वोट बैंक, इससे डायरेक्ट बेनिफिट से जुड़ता है। चौथा और सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछड़ा वोट बैंक। ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, मंडल से निकला पिछड़ा वोट बैंक अब नरेंद्र मोदी का ग्लू है। हिंदुस्तान में पिछड़ों की कुल संख्या कितनी है कोई नहीं जानता। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक पिछड़ों की तादाद 41% से लेकर 52% के बीच है। पिछड़ा यूपी में भी है, बिहार में भी है, राजस्थान में है तो एमपी में भी है। पिछड़ा गुजरात में भी है और कर्नाटक में भी है। नरेंद्र मोदी पिछड़ा समाज का सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी के पीछे पिछड़ा समाज सबसे मजबूती से खड़ा है। मोदी इकलौते पिछड़ा नेता हैं जो लगातार 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। इंदिरा गांधी कभी पारसी नहीं कहलाई। फिरोज गांधी से शादी के बाद भी इंदिरा ने खुद को ब्राह्मण ही कहा। राजीव गांधी की पहचान भी ब्राह्मण ही रही। मोरारजी देसाई भी ब्राह्मण थे। बीपी सिंह ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखते थे। चंद्रशेखर भी ठाकुर समाज से आए। पीवी नरसिम्हा राव ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, आईके गुजराल पंजाबी हिंदू और मनमोहन सिंह सिख। पिछड़ा समाज से आने वाले चौधरी चरण सिंह और एचडी देवगौड़ा कुछ समय ही के लिए प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 6 महीने के लिए और देवगौड़ा 17 महीने के लिए पीएम की कुर्सी पर रहे। नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक बहुमत की सरकार चला रहे हैं। मोदी की कामयाबी के पीछे पिछड़ा वोट है। बीजेपी 2014 से पहले कमंडल वाली पार्टी थी। मोदी ने कमंडल को मंडल में डाल दिया। 2014 में करीब 40% ओबीसी वोट मोदी को मिला। 2019 में 44% पिछड़ा वोट मोदी को मिला। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं
तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। सारे प्री पोल सर्वे, सारे पोस्ट पोल सर्वे यही कहते हैं कि ओबीसी वोट बीजेपी के साथ मोदी के आने से ही अटैच हुआ। 14 साल पहले बीजेपी को ब्राह्मणवादी माना जाता था। 2019 के बाद बीजेपी में पिछड़ों के लिए उतनी ही जगह है जितनी जगह ब्राह्मणों के लिए है। बीजेपी बगैर मोदी 200 से कम पर रुक जाती थी। मोदी नेता बने तो बीजेपी 300 पार करने लगी। पार्टी वही है, पार्टी के पीछे का विचार वही है, मगर मोदी ने उसकी रीच पिछड़ों तक बढ़ा दी। एक छोटा सा सवाल, राहुल गांधी ने 4 साल पहले मोदी सरनेम पर ही व्यंग नहीं किया था, बल्कि उन्होंने पिछड़े समाज की एक जाति पर भी व्यंग किया। मोदी की पार्टी ने उसी को मुद्दा बना लिया। शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। नड्डा ने राहुल के बयान को ओबीसी समाज का अपमान बताया और इस अपमान का बदला ओबीसी समाज लेगा, ऐसी भविष्यवाणी कर दी। नड्डा के इस ट्वीट के तुरंत बाद बीजेपी ने अपने ओबीसी नेताओं को मैदान में उतार दिया। सब एक साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश मोदी जी के साथ है, वो तो मोदी जी की कब्र खुद रहे हैं। मैंने हमारी प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं भी इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत के गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। आज ओबीसी समाज आहत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।